वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई एम श्योर कि आपका भी नाम किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार से मिलता होगा। पर अगर क्या हो जब आपका नाम किसी बड़े पॉलिटिशियन से मिलता हो, तब किस तरह के फायदे और प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़ सकते हैं। ऐसी एक कहानी हम आज लेकर आने वाले हैं जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोड के बीचों बीच एक कार का एक्सीडेंट हुआ है और उसके चारों तरफ से न्यूज रिपोर्टिंग चल रही है। पर ये न्यूज रिपोर्टिंग कार के एक्सीडेंट के लिए नहीं है, बल्कि एक्सीडेंट के बाद हुई चोरी के लिए है। और वो भी कोई चोरी नहीं है दोस्तों। अच्छा, मैं समझाता हूँ क्या हुआ। तो हुआ ये कि कार में ढेरों पैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। ओके, तो जहां बीच में कुछ चोरों ने कार का एक्सीडेंट करवाया और फिर कार में जितने भी पैसे थे उसे चुरा लिया। पर वो पैसे ब्लैक मनी के थे जिसे इलेक्शन के समय इस्तेमाल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। और क्योंकि शहर में इलेक्शन चल रहे हैं और सभी पार्टीज वोटर्स को खुश करने के लिए उनको पैसे दे रही है, ये बात सामने आते ही न्यूज पूरी तरह से फैल जाती है। यहाँ वहाँ हर जगह न्यूज में यही चलता रहता है। और फिर इसके बाद हर जगह चेकिंग को बढ़ा भी दिया जाता है, जिस वजह से अब सभी पार्टीज बड़ी डरी भी होती है, क्योंकि अब वो भी अपने ब्लैक मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि जिस पार्टी का ये ब्लैक मनी है ना, उसके लीडर का नाम है मदानन, जो सिर्फ नाम से पॉलिटिशियन है लेकिन असल में किसी गुंडे से कम नहीं है। मदानन को जब इस चोरी के बारे में पता चलता है तो उसके आदमी उन चोरों को पकड़ कर लेकर आते हैं जिन्होंने चोरी की थी। पर वो चोर तो अपनी गलती मानते ही नहीं। तभी मदानन अपना गन उनके सामने पॉइंट करता है और तब जाकर वो चोर मान लेते हैं कि हाँ, उन्होंने चोरी की है। इसके बाद मदानन कहता है कि अब सच बोलो, लेकिन मदानन कहता है कि अब सच बोलने का क्या फायदा। इतना कहते ही वो दोनों चोरों को शूट कर देता है। अब हमें दूसरी कहानी दिखाई जाती है जो कि है मदानन की ही, पर इस मदानन का नाम सिर्फ पिछले वाले जैसा है, बाकी सब उल्टा है। ना तो ये अमीर है, ना ही ये पॉलिटिशियन है, बहुत ही ज्यादा गरीब है बेचारा, और ना ही ये कोई गैंगस्टर है, बल्कि ये तो मुर्गियों को पेंट करके बेचता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बिजनेस है भाई। तो जरा याद कीजिए कि आपने भी पहले के समय में छोटी छोटे कलरफुल मुर्गियों के बच्चे देखे होंगे जिन्हें काफी लोग बेचा करते थे। और इसी से इस बात से पर्दा उठ गया कि मुर्गियों के बच्चे कलरफुल नहीं होते, उन्हें कलर दिया जाता है। खैर, ये तो मैटर अलग हो गया। तो मदानन अपनी मौसी के साथ रहता है, क्योंकि बचपन में ही मदानन के माता पिता की मौत हो गई थी और तब से उस दिन से उसकी मौसी ने उसका ख्याल रखा। उसके पास वैसे कोई फिक्स जॉब तो है नहीं, बस यही पेंट करके बेचता रहता है। अब सुबह सुबह दिखाते हैं तो मौसी मदानन को उठाने आती है और कहती है, अरे सुन, वैसे भी तो पूरा दिन कुछ काम नहीं करता, अभी सुन मैं जो कह रही हूँ वो जाकर लाल किले खरीद कर लेकर आ। अब ये सुनने के बाद मदानन तो और भी गहरी नींद में चला जाता है। पर लगातार जब उसको 5-10 गालियां पड़ती है, उसको खाने के बाद वो बिस्तर से उठ जाता है। अब इसके बाद मौसी उसे लाल किले लाने के लिए कह देती है। मदानन भी निकल जाता है काम पर। इसके लिए वो सबसे पहले अपने दोस्त मोहन के पास जाता है, क्योंकि मोहन ये पेड़ काटने का काम करता है। अब रास्ते में मोहन उससे कहता है कि यार, मुझे पैसों की बहुत तंगी चल रही है, मेरे पास तो रेंट देने का भी किराया नहीं बचा। इस तरह वो उसे अपना दुखड़ा सुना रहा होता है। लेकिन मदानन को तो अब लाल किले चाहिए। लेकिन मदानन कहता है कि भाई सब ठीक हो जाएगा, होता है लाइफ में ऐसा। उसके बाद वो लाल किले के लिए पूछता है और सरप्राइजिंगली उसके बगीचे में लाल किले होते हैं। फिर मोहन किले को काटने की कोशिश करता है, पर बेचारे का समय ऐसा खराब चल रहा है कि पेड़ टूट जाता है, जिस वजह से मोहन सीधे जमीन पर और बेचारे के सर में चोट आ जाती है। गिरने की आवाज को सुनकर सभी मोहन के पास भागते हुए आते हैं। मदानन भी मोहन के करीब आ जाता है, क्योंकि उसकी वजह से मोहन का यह हाल हो गया। और यहाँ मोहन को देखकर ये समझ आ रहा होता है कि शायद उसकी जान जाने वाली है। ये बात मोहन भी खुद समझ जाता है कि मैं बचने वाला हूँ नहीं। तो वो मदानन से कहता है कि भाई, मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहते बेचारे की जान चली जाती है। सभी शौक हो जाते हैं कि अचानक क्या हो गया। आगे मोहन की अंतिम क्रिया की जाती है। मदानन तो इस सोच में पड़ जाता है कि यार, मेरी वजह से बेचारे की जान चली गई। तभी वहाँ पर संजू मोहन की पत्नी नव्या की माँ को लेकर पहुंच जाता है। रास्ते में आते हुए वो नव्या की माँ से कहता है कि देखिए, आपका दामाद तो नहीं रहा, पर मैं आपके दामाद की जगह लेने को बिल्कुल तैयार हूँ। असल में दोस्तों, संजू को नव्या बहुत ही पसंद होती है और अब वो उससे शादी करना चाहता है। संजू ये बात जाकर नव्या से भी कह देता है कि देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं इस छोटी का भी ख्याल रखूंगा। नव्या तो बहुत चिढ़ जाती है सुनकर और कहती है, जब तुम्हारा दोस्त मोहन जिंदा था तब तो तुम मुझसे मिलने भी नहीं आते थे, और अब तुम मेरी मदद करना चाहते हो हैं। मदानन ये सब देखकर समझ जाता है कि यहाँ नव्या और छोटी का रहना मुश्किल है और नव्या तो पैसे भी नहीं कमा सकती। इसीलिए वो नव्या और छोटी को अपने साथ घर ले जाने का फैसला करता है और फिर उन्हें घर लेकर आ भी जाता है। जहाँ जब उसकी मौसी देखती है तो उनको देखकर हैरान हो जाती है कि ये कौन आ गया। सोचती है कहीं मदानन ने शादी तो नहीं कर ली। इसके बाद वो उसे साइड में ले जाकर गुस्सा भी करती है और पूछती है, ये है क्या? तो जवाब में वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तो तुम मुझे लाल किले लेने के लिए भेजती और ना ही मोहन की जान जाती। अब ये दोनों यहीं पर रहेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिससे ना चाहते हुए भी मौसी को दोनों को घर में रखना ही पड़ता है। लेकिन ये नव्या के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। मौसी उसे हर बात पे ताना मारती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है
कि नव्या अब शादीशुदा नहीं है, तो वो कैसे किसी मर्द के साथ उसके घर में रह सकती है, ये सवाल भी हो जाता है। हालांकि इन बातों से मदानन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर क्या था, धीरे धीरे वो नव्या को पसंद करने लग जाता है और इससे होता यह है कि नव्या भी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाती है, वो भी उसे पसंद करने लगती है। इसके बाद एक शाम वो मदानन से कहती है कि सुनो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। और अगले ही दिन दोनों की शादी हो जाती है, यानी अब दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। पर छोटी है ना जो, वो अभी भी मदानन को अंकल ही बुलाती है, वो उसे पापा बोल ही नहीं पाती। इस बात को लेकर नव्या मदानन से कहती है कि हमारे बीच तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक ये छोटी तुम्हें पापा ना बोल दे। बस दोस्तों, उसी वक्त से मदानन छोटी से पापा बुलवाने के काम पर लग जाता है। हालांकि वो छोटी का एक पापा की तरह ख्याल तो रख रहा होता है, पर तब भी छोटी उसे पापा नहीं बुलाती, अंकल ही बुला रही होती है। तो इसके लिए वो छोटी से कहता है कि देखो बेटा, जब हमारे घर में पुरानी स्कूटी खराब हो जाती है और फिर हम नई स्कूटी लेकर आते हैं, तो हम उस नई स्कूटी को भी स्कूटी कहते हैं ना, और उसे अपना लेते हैं। तो तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जवाब में छोटी कहती है, लेकिन तब भी मुझे पुरानी स्कूटी ज्यादा पसंद रहेगी, और मैं बता दूं, मेरे पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। अब इतनी सारी कोशिश करने के बाद मदानन को लगता है कि यार इतनी मेहनत करना व्यर्थ है, इस छोटी को मनाना तो बहुत ही मुश्किल है। तभी एक दिन जब मदानन काम पर जा रहा होता है, उसी वक्त उसकी स्कूटी फिसल कर गिर जाती है और वो भी नीचे गिर पड़ता है। उसको देखकर पहली बार छोटी मदानन को पापा कहकर बुलाती है, लेकिन मदानन जो नीचे गिरा था, उसको जो दर्द हुआ था, ये सब सुनकर वो उस दर्द को भूल जाता है। सोचता है कि चलो फाइनली छोटी ने मुझे पापा बोल दिया और अब मैं और नव्या एक पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, कोई रुकावट नहीं आएगी। अब इस चीज को लेकर वो रात के लिए बड़ा एक्साइटेड रहता है, क्योंकि अब वो पति पत्नी हो गए ना, क्योंकि छोटे ने उसको पापा बोल दिया। तो रात में आते हुए नव्या के लिए वो ढेरों चीजें लेकर आता है। बस अब रात होने वाली थी और मदानन सोने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। उसी वक्त मदानन का मामा वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि बेटा, एक बहुत जरूरी काम आ गया है, उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो जल्दी मेरे साथ चलो। मदानन भी सोचता है कि यार मूड खराब हो गया, और वो जरा भी जाने के मूड में नहीं होता, जिस वजह से वो सुबह जाने की बात करता है कि सुबह चलते हैं ना मामा। पर मामा और मौसी के बहुत ही प्रेशराइज करने के बाद उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है, और वो नव्या से ये कहता है कि तुम सोना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसके बाद वो अपने मामा के साथ चला जाता है और फिर उसे एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में ले जाया जाता है, और इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है अन्ना पार्टी, जो कि मदानन की पॉलिटिकल पार्टी की राइवल पार्टी है दोस्तों। वही गैंगस्टर पॉलिटिशियन मदानन जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, उसकी ही राइवल पार्टी। अब अन्ना पार्टी जो है ना, वो मदानन को, यानी कि इस गरीब मदानन को अपने राइवल पार्टी के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। और राइवल पार्टी कौन है? उस गैंगस्टर मदानन की। लेकिन अब अन्ना पार्टी जो अपना गरीब वाला मदानन है, उसे एज अ डमी कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है, यानी कि मदानन इस इलेक्शन में खड़ा होगा पर उसकी मार्केटिंग वगैरह नहीं की जाएगी। अब इससे यह होगा कि फाइनल इलेक्शन के दिन सभी लोग जो गैंगस्टर मदानन को वोट देने वाले हैं, वो गरीब मदानन और गैंगस्टर मदानन के नाम के बीच हो जाएंगे कंफ्यूज, और शायद गरीब मदानन को वोट दे देंगे, और इससे क्या होगा, अन्ना पार्टी को फ्री में ढेरों वोट्स मिल जाएंगे। तो अब इस गरीब मदानन को ये पूरा प्लान समझाने के बाद उसको कैंडिडेट बनाकर उसका इलेक्शन फॉर्म भर दिया जाता है। पर ये सब होने के बाद जैसे ही मदानन अपने घर जाता है ना, उसे घर जाने से रोक दिया जाता है, क्योंकि यही अन्ना पार्टी उसे अपने लोगों से कहकर किडनैप करवा लेती है। अब सेम पार्टी जिसने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, वो खुद के कैंडिडेट को क्यों किडनैप करवाएगी? तो इसका कारण है कि सामने वाली पार्टी को, यानी उस गैंगस्टर मदानन की पार्टी को जब ये बात पता चलेगी कि उनके मेन लीडर के सामने सेम नाम से ही एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया गया है, तो वो पक्का उस कैंडिडेट को पकड़कर फोर्सफुली उससे उसका नाम वापस लेने के लिए कहेंगे, या उसको जान से भी मार सकते हैं, जिससे एंड में क्या होगा, वो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्ट नहीं ले पाएगा। तो आगे ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए अन्ना पार्टी ने जो गरीब मदानन है उसको कैंडिडेट की तरह खड़ा करने के बाद किडनैप करवा लिया। दूसरी ओर मदानन नव्या से घर जाकर मिलने के लिए बड़ा तड़प रहा होता है, लेकिन आगे जब गैंगस्टर मदानन को डमी कैंडिडेट वाली बात पता चलती है, तो वो अपने लोगों को, जो ये गरीब मदानन है, इसको मारने के लिए कहता है। उसके बाद तो उसकी पार्टी के लोग पागलों की तरह इस गरीब मदानन को ढूंढने में लगे होते हैं, जिस दौरान वो एक जगह उसको ढूंढ भी लेते हैं, और किसी तरह मदानन अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। यहाँ तक कि इस दौरान वो किडनैपर से भी बच के भागने में कामयाब हो जाता है, पर खराब नसीब देखिए, वो चलते चलते फिसल जाता है। वहीं दूसरी तरफ संजू को जब इन बातों का पता चलता है, तो वो नव्या के पास जाकर ये सब सच उसे बता देता है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज न आते हुए वो फिर से उसे शादी के लिए पूछता है, जिसके लिए तो अब नव्या के साथ साथ मदानन की मौसी भी उसको गालियां देती है। आगे नव्या पार्टी के मेन ऑफिस में जाकर अपने पति मदानन के बारे में पूछती है,
जिस पर वहाँ का आदमी कहता है कि हमने मदानन को कैंडिडेट की तरह खड़ा नहीं किया, ये देखो झूठी खबर है। असल में मदानन किसी काम के सिलसिले में दुबई गया हुआ है। जिसके बाद वो आदमी नव्या को विश्वास दिलाने के लिए उन किडनैपर्स को जिन्होंने मदानन को किडनैप किया था उनको कॉल करता है और फिर गन पॉइंट पर मदानन नव्या से झूठ कह देता है कि हाँ मैं दुबई गया हूँ। नव्या को भरोसा हो जाता है कि उसका पति सही सलामत है। फिर मदानन उन दोनों किडनैपर से कहता है कि तुम लोग मुझे जाने कब दोगे। जवाब में दोनों कहते हैं कि बस जैसे इलेक्शन खत्म होगा हम तुम्हें जाने दे देंगे, और हाँ हमें बुरा लोग मत समझो, हम भी मजबूरी में तुम्हारे साथ ये काम कर रहे हैं। तो कुछ दिनों के बाद इलेक्शन होता है और जैसा कि अन्ना पार्टी ने प्लान बनाया था उनका डमी कैंडिडेट मदानन काम आ जाता है और अन्ना पार्टी इलेक्शन को जीत जाती है। वहीं दूसरी ओर गैंगस्टर मदानन को 700 वोट से इस इलेक्शन से हार माननी पड़ती है, जिससे वो तो गुस्से में पागल हो जाता है। अब ये अपना वाला मदानन अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी अन्ना पार्टी उसे कुछ और दिनों तक किडनैप करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो जरा अभी मान नहीं रहा होता है, पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। तब उसे कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है, जिससे उसे 2-3 हफ्ते और किडनैपिंग में रहना होगा। आगे फाइनली मदानन को उसके घर जाने दिया जाता है, पर चीजें उसके लिए काफी बिगड़ जाती हैं। असल में जब वो इतने दिनों से घर नहीं था तब घर में पैसे नहीं आ रहे थे, और जो बिजनेस मदानन कर रहा था वो भी इतने दिनों से काम न करने की वजह से बंद हो गया था, जिससे पैसे कमाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। तो नव्या उसे कहती है तुम्हें उस पार्टी से पैसे मांगने चाहिए क्योंकि तुमने उनके लिए बहुत कुछ किया है। नव्या की बात मानकर मदानन पार्टी के ऑफिस जाता है, जिस दौरान उसे बीच रास्ते में उसका मामा मिल जाता है, जिसने मदानन के बदले पार्टी से ऑलरेडी पैसे ले लिए थे और उसे 1 लाख रुपए जो मिले थे उन पैसों से उसने अपनी बेटी की शादी कर दी, जिससे अब उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। मदानन फिर पार्टी के ऑफिस में जाकर उनसे कुछ और पैसे मांगता है, पर जैसा कि पार्टी वालों ने पहले ही 1 लाख रुपए दे दिए थे तो इस वजह से वो और पैसे देने से मना कर देते हैं। मदानन को निराश होकर लौटना पड़ता है। इसी दौरान उसकी मौसी की भी मौत हो जाती है और अचानक से मदानन के सिर पर पैसों की प्रॉब्लम इस कदर आ पड़ती है कि क्या बताएं, जिस वजह से उसे अपने चिकन्स को बेचने का काम बंद करके सब्जियां बेचने का काम शुरू करना पड़ता है, जिससे बड़ी मुश्किल से वो अपने परिवार का पेट पालता है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन नीरज धीरज यानी कि वो 2 किडनैपर्स जिन्होंने मदानन को किडनैप किया था वो उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हें 1 महीने और किडनैप करके रखना होगा। मदानन तो गुस्से में पागल हो जाता है कि क्या मजाक बना के रखा हुआ है तुमने। वो उन दोनों पर हमला करके उनको मारने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी अब ऐसी हालत हो गई है। तब नव्या उसको रोकती है और तब उन दोनों को दुखी होकर अपना सारा दुखड़ा सुनाता है। वो दोनों भी ये देखकर उसका दुख समझ जाते हैं, जिसके बाद वो उसे कहते हैं कि सुनो, अगर हम नहीं तो ये काम कोई और करेगा और इस काम से हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे हम तुम्हें भी कुछ हिसाब दे देंगे। मदानन जरा सोचता है और वो किडनैप होने के लिए फिर रेडी हो जाता है। इसके बाद मदानन को पता चलता है कि इस बार उसे अन्ना पार्टी ने नहीं बल्कि गैंगस्टर मदानन की पार्टी ने किडनैप करवाया और उसे उसी के पास लेके जाया जा रहा है। तभी बीच रास्ते में तीनों को ही किडनैप कर लिया जाता है और इन्हें अन्ना पार्टी के पास ले जाया जाता है, जहाँ इस गरीब मदानन को पता चलता है कि किसी कैंडिडेट ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, जिस वजह से जिस एरिया से वो जीता था अब उस एरिया में फिर सिलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ उनका राइवल होगा वही गैंगस्टर मदानन। इसलिए फिर से इस गरीब मदानन को डमी कैंडिडेट की तरह खड़ा करने वाले हैं ये लोग। हालांकि मदानन कैंडिडेट बनने के लिए तो मान जाता है और बदले में उनसे 10 लाख रुपए मांगता है, जो उसे मिल भी जाते हैं। और अब यहाँ से निकलने के बाद वो उन नीरज और धीरज यानी उन 2 किडनैपर्स के साथ गैंगस्टर मदानन के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो इस गरीब को देखकर उसे मारने लगता है, ये कहते हुए कि तेरी वजह से मैं हारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ उठने की है, अब देख मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी दौरान दोस्तों गैंगस्टर मदानन के लोग कहते हैं कि अगर ये मर गया तो हम फंस सकते हैं और इलेक्शन के समय इस तरह खतरा हम ले नहीं सकते, और वैसे भी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ऐसा खतरा नहीं लेना चाहिए हमको। जिस वजह से गैंगस्टर उसको कहता है कि सुनो, आज से तुम मेरी ही बात मानना वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो नीरज धीरज को मदानन को किडनैप करने के लिए कह देता है, ताकि अन्ना पार्टी के लोग इस बार उसे डमी कैंडिडेट की तरह खड़ा ना कर दे और इस बार उसके इलेक्शन के बीच में कोई रोक ना जाए। यही सोचकर वो गैंगस्टर मदानन उस गरीब मदानन को नीरज धीरज से किडनैप करवा लेता है और फिर किडनैपर्स मदानन को फिर से अपनी जगह पर लेकर जाने लगते हैं। जिस दौरान बीच रास्ते में ये गरीब मदानन उनसे कहता है कि मुझे अपनी फैमिली से जरा मिलना है, उसके बाद तुम जहाँ कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। वो भी उसकी बात मान जाते हैं और फिर मदानन अपनी फैमिली से मिलने के लिए चला जाता है। वो जब घर पहुंचता है तो वहाँ अन्ना पार्टी के गुंडों को देखता है, जो कि मदानन को ही किडनैप करने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि राइवल पार्टी उसे किडनैप करके रखने वाली है। मदानन फिर उन लोगों से कहता है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, बस मुझे अपने परिवार से 5 मिनट के लिए मिलने दो।
जिसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं और फिर मदानन घर के अंदर चला जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर नीरज धीरज देख लेते हैं कि अन्ना पार्टी के गुंडे वहां पर आए हुए हैं, जो मदानन को अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार है, जिसे लेकर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी दौरान मदानन अपने परिवार के साथ घर के पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ भाग जाता है। आगे कुछ देर जंगल में भागने के बाद उसे याद आता है कि मैंने 10 लाख रुपए लिए थे, वो तो घर पर ही भूल गया। तो वो अपने परिवार को जंगल में एक जगह पर रुकाकर वापस घर भागते हुए आता है और वहाँ तो सभी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए बिना परेशानी के वो 10 लाख रुपए लेकर घर से निकल जाता है और वापस अपने परिवार के पास। इसके साथ दोस्तों सीन होता है खत्म। आगे कहानी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि 10 लाख रुपए से मदन ने कुछ पोल्ट्री फार्म खोल ली, जिसमें अब वो ढेरों चिकन्स को पालता है और अब उसके अंडर 200 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि वो नीरज धीरज जो वो किडनैपर्स थे ना, वो भी इसके साथ ही काम करते हैं और इसके बिजनेस को संभाल रहे होते हैं। अब ये सभी दूसरे राज्य में आकर रह रहे हैं। तभी नीरज को किसी पार्टी से कॉल आता है, जो उसे कहते हैं कि हमें आपके 200 वर्कर्स का वोट चाहिए, जिसके लिए हम आपको पैसे देंगे और अभी हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये बात नीरज जाकर मदानन को बताता है और अब उन्हें पता चलता है कि ये पार्टी हाल ही में इस एरिया में आई है। तभी कुछ देर के बाद उस पार्टी का लीडर कार से वहां पर पहुंचता है और जैसे वो कार से निकलता है सभी हैरान, क्योंकि वो लीडर कोई और नहीं, वो गैंगस्टर मदानन ही होता है, जो कि अब इस एरिया में अपनी पार्टी को ग्रो करने के लिए आया है। और बताओ मदद मांगने के लिए वो किसके पास आया, यानी कि शायद फिर से वो सभी प्रॉब्लम्स वापस आने वाली है। इसी प्रश्न के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।